हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का रिवीजन सीरीज कवर कर रहे हैं और आज की इस वीडियो हम लोग टॉप 25 पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे यूनिट 7 से, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया से। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्पीकर्स ऑफ द लोकसभा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर आपको कुछ स्पीकर्स ऑफ लोकसभा दिए गए हैं, आपको उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है कि वो किस क्रम में स्पीकर बनते हैं। तो यदि शिवराज बी पाटिल की बात की जाए तो ये 1991 में स्पीकर बनते हैं। सोमनाथ चटर्जी 2004 में स्पीकर बनते हैं और 2009 तक स्पीकर रहते हैं। मनोहर जोशी 2002 से लेकर 2004 तक स्पीकर रहते हैं। और नीलम संजीव रेड्डी की बात की जाए तो ये 2 बार स्पीकर बनते हैं, एक बार 1967 में और एक बार 1977 में। तो यहाँ पर सबसे पहले नीलम संजीव रेड्डी बनते हैं, उसके बाद आपके शिवराज पाटिल बनते हैं दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे मनोहर जोशी और चौथे नंबर पे सोमनाथ चटर्जी। यानी कि 4132 यानी फोर्थ नंबर जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नीलम संजीव रेड्डी मार्च 1967 से लेकर 1969 तक रहते हैं जुलाई में, और फिर मार्च 77 से लेकर जुलाई 1977 तक ये स्पीकर्स के रूप में कार्य करते हैं। शिवराज पाटिल की बात की जाए तो जुलाई 1991 से लेकर मई 1996 तक, मनोहर जोशी मई 2002 से लेकर 2004 तक जून में, फिर सोमनाथ चटर्जी जून 2004 से लेकर मई 2009 तक स्पीकर्स के रूप में कार्य करते हैं। अदर जो स्पीकर्स हैं उसको भी आप लोग देख सकते हैं, जैसे फर्स्ट स्पीकर कौन रहा है तो जीवी मावलंकर रहे हैं। ये 1952 में स्पीकर्स बनते हैं, अहमदाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से आते थे। इसी प्रकार सबसे लंबे समय तक अगर स्पीकर पूछा गया तो बलराम जाखड़ का नाम याद रखिएगा, ये भी 2 बार स्पीकर्स बने हुए हैं। शिवराज पाटिल जैसा कि पूछा गया था तो 1991 में बनते हैं, मनोहर जोशी 2002 में बनते हैं और सोमनाथ चटर्जी 2004 में बनते हैं। फर्स्ट महिला स्पीकर्स के बारे में अगर पूछा गया तो ये मीरा कुमार बनती हैं, सासाराम कॉन्स्टिट्यूएंसी से 2009 में बनती हैं। और सेकंड महिला सुमित्रा महाजन बनती हैं जो इंदौर कॉन्स्टिट्यूएंसी से आती हैं। करंट के अगर स्पीकर की बात की जाए तो ओम बिरला है, कोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं। ये भी 2 बार स्पीकर बनते हैं, एक बार 2019 में फिर 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 2 लिस्ट दी हुई है, एक लिस्ट में प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में दिया है और सेकंड लिस्ट में गवर्नमेंट से यानी किस गवर्नमेंट से वो संबंध रखते हैं उसके बारे में दिया, आपको करेक्टली मैच कराना है। तो चंद्रशेखर की बात की जाए तो ये यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट से प्राइम मिनिस्टर्स बनते हैं। देवगौड़ा की बात की जाए तो ये यूनाइटेड फ्रंट से प्राइम मिनिस्टर्स बनते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ये एनडीए के अलायंस से प्राइम मिनिस्टर्स बनते हैं और मनमोहन सिंह यूपीए के अलायंस से प्राइम मिनिस्टर्स बनते हैं। तो यहाँ पर आपका 1 का 4th हो जाएगा, बी का 1, सी का 2 और डी का 3rd, यानी सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चंद्रशेखर नेशनल फ्रंट, देवगौड़ा यूनाइटेड फ्रंट से, अटल बिहारी वाजपेयी एनडीए और मनमोहन सिंह यूपीए गवर्नमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द रिकमेंडेशंस ऑफ सरकारिया कमीशंस अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। तो यहाँ पर सरकारिया कमीशंस के द्वारा कुछ रिकमेंडेशंस दिए गए थे गवर्नर के अपॉइंटमेंट करने के लिए, तो रिकमेंडेशंस कौन कौन से सही है आपको बताना है। तो उनका कहना था ही शुड बी एमिनेंट इन सम वॉक ऑफ लाइफ, यानी जो गवर्नर होना चाहिए उन्हें अपने किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञ होना चाहिए, ये बात सही है, उत्कृष्टता प्राप्त की होना चाहिए। ही शुड बी ए पर्सन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द स्टेट, स्टेट जिस स्टेट में गवर्नर बने उससे आउटसाइड होना चाहिए, ये रिकमेंडेशन भी दिया गया था, तो दोनों यहाँ पर करेक्ट है। गवर्नर शुड बी डिटैच्ड फिगर, यानी कि नॉट टू इन्वॉल्व इन लोकल पॉलिटिक्स, जो लोकल पॉलिटिक्स है रीजनल पॉलिटिक्स है वहां की उसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, तो वहां के गवर्नर बनाया जाना चाहिए, ये बात सही है। और ही शुड बी अ पर्सन हु हैज नॉट taken too great part in politics in general and in recent past in particular, यानी कि जो पॉलिटिक्स है उसमें बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, पास्ट में नहीं करना चाहिए और जो रिसेंट है उसमें भी नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए पॉलिटिक्स में ज्यादा। तो ये सभी रिकमेंडेशन सरकारिया कमीशन के द्वारा दिए गए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। सरकारिया कमीशन को इस्टेब्लिश किया जाता है 1983 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेंटर स्टेट रिलेशंस में इंप्रूवमेंट के लिए सजेशन देने के लिए, जिसको हेड किया जाता है जस्टिस RS सरकारिया के द्वारा, जो कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। इनके द्वारा जो रिकमेंडेशंस दिए गए थे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
by which constitutional amendment act was forest and protections of wild animal shifted from state list to concurrent list। तो आपको बताना है कि फॉरेस्ट और प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल वाइल्ड एनिमल्स जो हैं उनको कब स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफर किया गया था। जैसा कि आपको मालूम है 3 प्रकार की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट में शामिल किया गया था फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ को स्टेट लिस्ट से 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ठीक, करेक्ट आंसर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो 19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का इसमें से कौन सा फीचर्स नहीं है। पहला है बाई कैमरल लेजिस्लेटर एट द सेंटर। तो इंट्रोड्यूस किया गया था बाई कैमरल लेजिस्लेटर को सेंटर में, ये बात सही है। और प्रोविंस में डायरार्की को इंट्रोड्यूस किया गया था। लेजिस्लेटिव असेंबली हैव एन इलेक्टेड मेजॉरिटी। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली होनी थी उसको इलेक्टेड मेजॉरिटी निश्चित किया गया था, ये भी सही है। लेजिस्लेटिव काउंसिल इनेबल टू मूव रेजोल्यूशंस ऑन बजट। लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि जो अपर हाउस थी उसको बजट में रेजोल्यूशन पास करने का लिए प्राप्त अधिकार नहीं दिया गया था, ये इनेबल नहीं किया गया था। यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपका फीचर्स नहीं है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशंस को एक्सटेंड किया गया था सिख के लिए और अदर जो कम्युनिटीज हैं जैसे कि क्रिश्चियंस हो गए, एंग्लो इंडियंस हो गए, यूरोपियंस हो गए, उनके लिए। तो यहाँ पर आपका केवल जो ना नहीं है फीचर्स वो 3rd नंबर आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को इनेबल नहीं किया गया था रेजोल्यूशंस को मूव करने के लिए बजट में। 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है जो जिसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 2 लिस्ट दी है। एक लिस्ट में आपको कुछ वीटो दिए हुए हैं और सेकंड लिस्ट में उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शंस दिया गया है कि वो वीटो कब मिलता है, तो उसको आपको करेक्टली मैच कराना है। तो यहाँ पर सबसे पहले अब्सोल्यूट वीटो की बात की जाए तो अब्सोल्यूट वीटो दिया जाता है जिसमें प्रेसिडेंट किसी बिल को पास करने से मना कर देता है, यानी पावर टू से नो टू द बिल पास्ड बाय बोथ हाउसेस। क्वालिफाइड वीटो कब होता है, जब प्रेसिडेंट जो है तो विथहोल्ड नहीं कर सकता असेंट देने से, यानी कि उसको असेंट देना अनिवार्य होता है अगर एक बार बिल अडॉप्ट कर लिया गया हाउसेस के द्वारा। यहाँ पर बी का जो है तो सेकंड्स हो जाएगा। सस्पेंशन वीटो जब प्रेसिडेंट रिटर्न कर दे किसी भी बिल को रिकंसिडरेशन करने के लिए हाउस को, तो सस्पेंशन वीटो कहा जाता है। और पॉकेट वीटो क्या होता है, जब प्रेसिडेंट किसी भी बिल को ना तो असेंट ही या असेंट भी दे सकता है, रिफ्यूज भी कर सकता है असेंट देने से, उसको अनलिमिटेड टाइम के लिए, यानी कोई टाइम लिमिट नहीं होती वो कब असेंट देगा, कितने समय तक अपने पास रखेगा, तो उसको पॉकेट वीटो कहा जाता है। तो डी का आपका 3rd हो जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ए का 4, बी का 2nd, सी का 1st, सी का आपका 1st हो जाता है, डी का 3rd, यानी कि 3rd नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा के कंपोजिशन के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। नॉट मोर देन 238 मेंबर रिप्रेजेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी इन राज्यसभा। तो राज्यसभा में जो कुल मेंबर होते हैं वो 250 होते हैं, जिसमें 12 जो है तो नॉमिनेटेड होते हैं, जिसमें 238 मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरी से, जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी को राज्यसभा में रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पांडुचेरी इन राज्यसभा आर इलेक्टेड। तो पांडुचेरी से जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उन्हें इलेक्ट किया जाता है, एक मेंबर होता है जिनको इलेक्ट किया जाता है, तो पांडुचेरी से इलेक्ट किए जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट है। 3rd शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन राज्यसभा टू द स्टेट। तो 3rd जो शेड्यूल है वो सीट राज्यसभा में सीट एलोकेशन के बारे में बात नहीं करता, बल्कि इसमें ओथ के बारे में बात की गई है। जो 4th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन राज्यसभा के बारे में बात करता है, जिसमें स्टेट्स को दिया गया है। तो यहाँ पर ए, बी और डी स्टेटमेंट करेक्ट है, सी स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। ट्रू स्टेटमेंट पूछे गए थे तो आपका 4th नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द इलेक्शन कमिश्नर। तो यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में नहीं दिया गया है, इलेक्शन कमिश्नर के बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ये करेक्ट है।
he can be removed from the office on the same ground as the judges of supreme court। तो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से रिमूव किए जाते हैं उसी प्रकार सेम ग्राउंड्स पे इलेक्शन कमिश्नर को भी रिमूव किया जाता है। इनकरेक्ट है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो तो सेम ग्राउंड जैसे जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को रिमूव किया जाता है उसी आधार पर उसी ग्राउंड पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जाता है, ना कि इलेक्शन कमिश्नर को। तो यहाँ पर बी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होता है, ए स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। He can be removed by the president only on the recommendations of chief election commissioner। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब रिकमेंड करेगा तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ही टर्म ऑफ ऑफिस इज 6 ईयर और अप टू 65 विच एवर अर्लियर। तो इलेक्शन कमिश्नर के लिए 6 ईयर या 65 एज कोई भी हो सकता है, ये उसके क्वालिफिकेशन मतलब ऑफिस में रह सकता है, तो ये बात सही है। यहाँ पर ए डी ए सी और डी तीन स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि फोर्थ नंबर जो आपका ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज करेक्ट। तो पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। ये प्रिसाइड करता है मीटिंग ऑफ द जोनल काउंसिल। तो जोनल काउंसिल की मीटिंग को होम मिनिस्टर्स के द्वारा प्रिसाइड किया जाता है, ना कि प्रेसिडेंट के द्वारा। ही इज हेड ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट जो काउंसिल होती है उसको हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर्स करते हैं, ना कि प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है। He can disqualify a member of parliament under article 102 on the recommendations of इलेक्शन कमिश्नर्स। इलेक्शन कमिश्नर्स के रिकमेंडेशंस पर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई कर सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्टिकल 102 के आधार पे। तो ये सही है स्टेटमेंट। ही कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी एट हिज डिस्क्रिप्शन। तो नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करने के लिए उसके पास पावर नहीं होती, बल्कि वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करता है कैबिनेट जो मिनिस्टर्स हैं उनके सलाह पर ही, ठीक। तो ये डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं होती प्रेसिडेंट के पास। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड जो हो तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अंडर आर्टिकल 103 में बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्शन कमिश्नर के एडवाइस पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसको डिस्क्वालीफाई कर सकता है, और किस कंडीशंस पे कर सकता है वो आर्टिकल 102 पर दिया गया है। आर्टिकल 102 में ये बात दी गई है, ठीक। ये प्रिसाइड नहीं करता जोनल काउंसिल को, ना तो इंटर स्टेट काउंसिल को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग कमेटी इन क्रोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर कुछ कमेटी दी गई हैं, आपको क्रोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। सतीश चंद्रा कमेटी, होता कमेटी, कोठारी कमेटी और वाई के अलग कमेटी। तो कोठारी कमेटी जो बनती है 1964 से 66 तक रहती है। चलिए देख लेते हैं। कोठारी कमेटी आपकी 1964 से 66 तक, सतीश चंद्रा कमेटी 1989 में बनती है, और वाई के अलग कमेटी 2000 में बनती है, और होता कमेटी 2004 में बनती है। यानी कि सबसे लास्ट में 2004 में ये बनती है। सतीश चंद्रा कमेटी आपकी 1989 और वाई के अलग कमेटी 2000 में बनती है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हो जाता है आपका सबसे पहले आपका क्या आएगा, सी नंबर आएगा, उसके बाद ए नंबर आएगा, सी ए डी बी, यानी सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस आर स्टेचुरी बॉडी। तो स्टेचुरी बॉडीज कौन सी हैं आपको बताना है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा नहीं बनाई गई, विधि के द्वारा स्थापित की गई हैं। तो नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज जो हैं इनको कॉन्स्टिट्यूशन में दर्जा नहीं दिया गया, स्टेचुटरी बॉडीज हैं। और शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है तो यहाँ पर करेक्ट होगा, बी और सी स्टेचुटरी बॉडीज हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज पावर टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स थ्रू। तो सुप्रीम कोर्ट के पास यूनियन और स्टेट्स के बीच जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए ओरिजिनल जुरिडिक्शंस होता है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो यहाँ पर सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन है ओरिजिनल जुरिडिक्शंस वो करेक्ट है। अगर डिस्प्यूट्स होता है सेंटर और स्टेट्स के बीच, यानी यूनियन और स्टेट्स के बीच, तो
ओरिजिनल जो जुरिस्डिक्शंस है वो एक्सरसाइज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगर कोई भी डिस्प्यूट है सेंटर और एक या एक से अधिक स्टेट्स के बीच, सेंटर और कोई स्टेट्स के बीच अगर डिस्प्यूट्स है, या दो से अधिक स्टेट्स के बीच आपस में डिस्प्यूट्स है, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें अपना ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन दे सकता है, उसको सॉल्व कर सकता है, रिजॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफाइड कैटेगरीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एज डिफाइंड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कौन सी कैटेगरीज नहीं बताई गई है? नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टीज का और रीजनल पार्टी, ये तीनों बताया गया है। रजिस्टर अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज का दर्जा या डिवीजन नहीं किया, क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो कौन सा नहीं था? तो ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि नॉट अ क्लासिफाइड कैटेगरी पूछा था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटी इन ऑर्डर ऑफ देयर फॉर्मेशन। यहाँ पर कुछ पार्लियामेंट्री कमेटीज दी गई हैं, किस ऑर्डर में वो फॉर्म हुई है आपको करेक्टली मैच कराना है। तो एस्टिमेट कमेटी आपकी 1915 में बनती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी 1921 में बनती है। तो सबसे पहले सी आएगा, फिर उसके बाद ए आएगा, फिर उसके बाद आपका डी आता है, यानी पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी और पब्लिक डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज। तो देख लेते हैं, थर्ड नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट है, पब्लिक अकाउंट कमेटी 1921, एस्टिमेट कमेटी 1915 में बनती है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग 1964 में बनती है, और डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी आपकी 1989 में बनती है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रीडम मेंशन इन आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस। तो किस ऑर्डर में वो अपीयरेंस हुए हैं आपको उसको करेक्टली मैच कराना है। फार्म एंड एसोसिएशन और यूनियन प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, तो ये आपका सबसे लास्ट में आएगा, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। सबसे पहले इसमें आता है जो आर्टिकल 19 है उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का आता है, उसके बाद असेंबली पीसफुल एंड विदाउट आर्म आता है, यानी सेकंड नंबर। तो यहाँ पर जो होगा सबसे पहले डी होगा, उसके बाद आपका एसोसिएशन बनाने का आता है, फिर फ्रीली मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया आता है, उसके बाद प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन आता है, यानी कि डी ए सी बी, सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। आर्टिकल 19 में 6 फ्रीडम की बात की गई है। पहला जो फ्रीडम है वो स्पीच और एक्सप्रेशन का है, सेकंड असेंबल होने का है, थर्ड एसोसिएशंस बनाने का है, यूनियन या कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण करने का है, फोर्थ जो है वो मूव करने का है, फ्रीली कहीं भी थ्रू आउट द इंडिया मूव कर सकते हैं, रेसिडेंस होने का है फिफ्थ नंबर, और सिक्स नंबर कोई भी प्रोफेशन चूज करने का आपको फ्रीडम है। तो आर्टिकल 19 में जो 6 फ्रीडम है उनको आपको क्रम से याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई है, एक लिस्ट में प्रेसिडेंट दिया गया है और सेकंड जो लिस्ट है उसमें टर्म ऑफ ऑफिस दिया गया है, आपको करेक्टली मैच कराना है। तो शंकर दयाल शर्मा ये बनते हैं 1987 से लेकर 1992 तक आपके प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करते हैं। आर वेंकट रमन की बात की जाए तो ये 1992 से लेकर 1990 सॉरी शंकर दयाल शर्मा आपके यहाँ पर देखते हैं, शंकर दयाल शर्मा आपके 1992 से लेकर 1997 तक रहते हैं। आर वेंकटरमन 1987 से लेकर 1992 तक रहते हैं। प्रतिभा पाटिल जो है वो 2007 में बनती हैं, यानी सेकंड नंबर ऑप्शन। प्रणब मुखर्जी 2012 में बनते हैं, यानी कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997 तक, आर वेंकटरमन 1987 से 1992 तक, प्रतिभा पाटिल 2007 से लेकर 2012 तक और प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर दो लिस्ट दी है, एक में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स के बारे में दिया गया है और सेकंड में उसका इसेंशियल जो फीचर्स है उसके बारे में दिया गया है, आपको करेक्टली मैच कराना है। कैबिनेट गवर्नमेंट में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेपरेशन ऑफ पावर पाया जाता है, फेडरल गवर्नमेंट में डिविजन ऑफ पावर पाया जाता है स्टेट और सेंटर के बीच, और यूनिटरी गवर्नमेंट में कंसंट्रेशन ऑफ पावर पाया जाता है, यानी यूनियन को काफी ज्यादा पावर मिलती है। तो ए का सेकंड, बी का वन, सी का फोर, डी का थर्ड, यानी कि सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर करेक्टली मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which article of the Constitution of India lays down the president cannot act without aid and advice of Council of Ministers? तो किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस पर ही कार्य करेगा? तो ये आर्टिकल 74 में मेंशन किया गया है। तो करेक्ट आंसर आपका आर्टिकल 74 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following fundamental right are provided to both citizens and non citizens? सिटीजन्स और नॉन सिटीजन दोनों को कौन से इसमें फंडामेंटल राइट दिया गया है? राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज ये इंडियन सिटीजन्स को दिया गया है ऑक्यूपेशंस में या किसी भी चीज में। राइट टू फ्रीडम और कल्चरल एजुकेशनल राइट भी केवल इंडियन सिटीजन्स को ही मिले हुए हैं। राइट टू इक्वलिटी जो है वो इंडियन सिटीजन्स और नॉन जो सिटीजन्स हैं उनको भी दिया गया है। तो यहाँ पर फोर्थ नंबर जो आपका ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, ये दोनों को दिया गया है राइट टू इक्वलिटी, सिटीजन्स को भी और नॉन सिटीजन्स को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज नो प्रोविजंस फॉर जुडिशियल रिव्यू? इनमें से किस कंट्री में जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन नहीं है? ऑप्शन है आपका यूएसए, यूके, स्विट्जरलैंड और इंडिया। तो यहाँ पर यूके यानी यूनाइटेड किंगडम है, वहां पर कोई प्रोविजंस नहीं है जुडिशियल रिव्यू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who among the following referred to the Constituent Assembly of India as a microcosm in actions? तो इसमें किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो इंडिया की थी उसको माइक्रोकॉस्म इन एक्शंस टर्म से दिया गया था, वो तो ये ग्रेविन ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था माइक्रोकॉस्म इन एक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग कैन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट when the office of president fall vacant? यानी कि जब प्रेसिडेंट का जो है वो खाली है तो वाइस प्रेसिडेंट कब तक प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर सकता है? तो ये 6 मंथ तक कार्य कर सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक द प्रोविजंस फॉर द एवोल्यूशंस और क्रिएशंस ऑफ। तो आर्टिकल 169 में लेजिस्लेटिव काउंसिल जो स्टेट्स में बनती है उसके एवोल्यूशंस और क्रिएशंस के बारे में प्रोविजंस दिया गया है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर दो लिस्ट दी है, एक लिस्ट में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, सेकंड लिस्ट में शेड्यूल्स दिए गए हैं, यानी कि वो किस शेड्यूल्स में आते हैं उसको आपको करेक्टली मैच कराना है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब ये किस शेड्यूल में दिया गया है? तो 5th शेड्यूल में दिया गया है। लिस्ट ऑफ जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ये 8th शेड्यूल में दी गई है, यानी कि ए का बी का 4 हो जाएगा। प्रोविजंस ऑफ द लिस्ट यूनियन स्टेट और कंकरेंट ये जो लिस्ट दी गई है ये 7th शेड्यूल में दी गई है, यानी कि सी का 3rd हो जा रहा है। ओथ नीड्स टू बी मेड बाय यूनियन ऑफ द स्टेट मिनिस्टर्स ये 3rd शेड्यूल में आता है। तो आपका डी का 4 हो जाएगा, ए का 1st हो जाएगा, बी का आपका 4th हो जाएगा, यानी 4th नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, सी का 3rd हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964 वाज सेट अप ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी तो किसके रिकमेंडेशंस में किया गया था? संथानम कमेटी के रिकमेंडेशंस में किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सेकंड है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सीबीसी की स्थापना की गई थी 1964 में संथानम कमेटी के रिकमेंडेशंस के आधार पे, जो अपनी कमेटी का रिपोर्ट देते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया से टॉप 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किए। यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इस तरह की जो वीडियो हैं वो आपको लगातार मिल सके। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल नेटवर्क को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हमारे सभी लेक्चर्स की PDF आपको प्रोवाइड की जाती है और डेली MCQs होते हैं, तो उसका भी बेनिफिट्स आपको एग्जाम्स में जरूर मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू।